नमस्कार टू द पीपल ऑफ ग्रेट कंट्री एंड यूनिवर्स। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो दिलचस्प रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे आपने ये फ़ोटो देखा ही होगा कि इस फ़ोटो में जैसे बदलती हुई इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। हर एक प्राइम मिनिस्टर के एरा में, हर एक प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को शेप मिला है। अलग-अलग फ्रेम हुआ है, अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर के आइडियोलॉजी के हिसाब से उस ईयर में और उस डिकेड में उस फॉरेन पॉलिसी को अपना अलग ही महत्व था। और ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं और खास करके जिसका पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में, और जो स्टेट पीसीएस में भी जहाँ पे भी पीएसआईआर जो पॉलिटिकल साइंस का वहाँ पे रोल होता है, उसको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। तो बढ़ते आगे हम इस वीडियो में। वेलकम टू द वेक इफेक्ट। तो हम इस चर्चा करने वाले हैं आज फॉरेन पॉलिसी के बारे में। बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ मैं फॉरेन पॉलिसी को, ताकि इसका यूज़ ना कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आगे जाके होने वाला है, बल्कि जो कॉमन सिटीज़न है उसको भी इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी जो है ना, ये रिलेशन है, इज़ अ रिलेशन जो हम अदर नेशन के साथ मेंटेन करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करते हैं। और जो एक्टर्स है, जो रीजनल एक्टर्स है, उसके बाद जो वर्ल्ड लेवल पे एक्टर्स है, एक्टर्स कौन है? डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन हो गया, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके साथ हम कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, उसी को मुद्दा मतलब पूरा मोटा-मोटा अगर बताया जाए तो फॉरेन पॉलिसी में होता है। किसी भी कंट्री का एक दूसरे के साथ मेंटेन करने का एक फॉरेन पॉलिसी होती है, तो उसी को कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। मतलब फॉर एग्जांपल, अब आप एक घर में रहते हो, आपके नेबर में जो व्यक्ति रहता है उसके साथ कैसे बात करना, अपनी ज़रूरत उससे कैसे फुलफ़िल करना। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर आपके घर में शक्कर नहीं है, मतलब आपकी इकोनॉमिकल कैपेसिटी नहीं है शक्कर की, तो आप उससे माँग सकते हो ना। तो उसको क्या कहना, फुलफ़िल करना। वो फॉरेन पॉलिसी में आ गया कि हमारे घर में ये शक्कर नहीं है, तो हम उस नेबर को माँगेंगे और हमारी फॉरेन पॉलिसी में वो लिखेंगे हमारे पास शक्कर नहीं है। तो ये फॉरेन पॉलिसी में ऐड करके हम वो फॉरेन पॉलिसी पब्लिश करेंगे। तो उसी को कहते हैं मोटा-मोटा फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के डिफरेंट मुद्दे हैं, मैं आगे बताऊँगा। जैसे ये इस रशिया के साथ हमने मेंटेन करके रखा है फॉरेन पॉलिसी। जैसे डिफेंस में हम उनसे माँगते इक्विपमेंट लेते हैं, डिफेंस नए-नए फाइटर जेट लेते हैं, नए-नए S-400 जो मिसाइल्स हमने लिए, वो भी उसी का फॉरेन पॉलिसी का एक एग्जांपल है। जैसे चक्कर माँगना कैसे, मतलब मैं जैसे अभी एग्जांपल में बताया था, वैसे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में हम रशिया से इक्विपमेंट खरीदते हैं डिफेंस में। अमेरिका के पास साथ भी हमारा अच्छे फॉरेन रिलेशन है, वो भी फॉरेन पॉलिसी का एक ही हिस्सा है। उसके बाद ये कनाडा कनाडा इसका तो बवाल हो गया, वो अलग अलग मुद्दा है। तो इसके साथ भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बरसों से ही है, क्योंकि हमारे इंडियन स्टूडेंट जो है वो कनाडा में पढ़ने जाते हैं, तो वो सॉफ्ट पावर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक पार्ट है, उसी को हम प्रमोट करते हैं। तो उसके बाद डिप्लोमेसी के कुछ पार्ट, जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक दूसरे के साथ अलाइन करके कभी भी किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को इनिशिएट किया जाता है। तो डिप्लोमेसी उसका एक पार्ट है जो अहम भूमिका निभाता है किसी भी फॉरेन इंटरेस्ट में। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो मैनेज करता है उसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। और वो डिप्लोमेसी किसके आधार पे होती है? फॉरेन पॉलिसी की, किसी भी कंट्री की। मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो भी पॉइंट है, जो भी मुद्दे हैं, जो भी इंटरेस्ट है, फॉरेन इंटरेस्ट, वो किसमें नमूद है या लिखित है? वो फॉरेन पॉलिसी में। और फॉरेन पॉलिसी को इनिशिएट कौन करता है? वो डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मतलब ऐसे जो अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर है, मतलब वो अभी मिनिस्टर है लेकिन पहले वो डिप्लोमेट थे। तो वो डिप्लोमेसी के द्वारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इनिशिएट करते हैं। तो उसी को कहते हैं डिप्लोमेसी। तो फॉरेन पॉलिसी जो है ना, अलग-अलग मुद्दों में अलग-अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री के होते हैं ना, वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होती है। तो उसमें क्लाइमेट चेंज होता है, उसके बाद इमिग्रेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, उसके बाद फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये कई सारे मुद्दे होते हैं। जैसे टेररिज्म हो गया, लैंड डिस्प्यूट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक है। इसके हिसाब से किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें डिटेल में इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, तो इंडिया ने एक बिल लाया था 2018 या 2019 में करीबन लाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इमिग्रेशन पे डिपेंड था। जैसे हम जो बाहर देश में जो जिससे भी अत्याचार हो रहे हैं, उसको इंडिया में हम पनाह देंगे, एज़ अ सिटीज़न करके रखेंगे। तो वो एक पार्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। उसके बाद हो गया ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे आपने इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा। इंटरपोल एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसे यहाँ पे रॉ और वो आईबी है ना इंडिया में, वैसे वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे नज़र रखती है। तो वो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है। जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, क्योंकि हम आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया की कंडीशन इतनी कैपेबल नहीं थी ग्रेन प्रोडक्शन में। मतलब जो गेहूँ वगैरह बनाते थे ना, तब हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो हम अमेरिका से मंगवाते थे। तो वो तब जुड़ गया था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में फूड सिक्योरिटी का। तो इसको भी हम एक एग्जांपल कह सकते हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ कह सकते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था, ठीक है? तो कोरोना में क्या हमने वर्ल्ड के लोगों को या वर्ल्ड के कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन दी थी। तो वो भी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है पब्लिक हेल्थ में। क्लाइमेट चेंज, जैसे हमने COP22 समिट हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे भी हम यूनाइटेड नेशन जो उनके जो ग्लोबल जितने भी क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन
है उनके साथ मिलकर हम क्लाइमेट को कंट्रोल में कर रहे हैं, वो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक अहम मुद्दा है। तो ये सब टेररिज्म हो गया, ये सब फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूडेड है। इससे ही फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हम फॉरेन इंटरेस्ट में अपना इनिशिएट करके अपना योगदान, मतलब इंडिया योगदान देती है इस फॉरेन पॉलिसी को कंसीडर करके। तो ये न्यूक्लियर वेपन जो है, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो कवर किया है, इसको इस वीडियो को जाके देखिएगा आप। इसमें आपको इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी है इसके बारे में आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा। तो ये जो किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, ये 2 फैक्टर पे डिसाइड होती है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? तो इंटरनल फैक्टर की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट हो गया, मिलिट्री कैपेबिलिटी हो गई, उसके बाद इंटरनेशनल कैरेक्टर हो गया या नेशनल कैरेक्टर हो गया, ये सब इंटरनल फैक्टर है। तो हम पॉलिटिकल ट्रेडिशनल की बात करें तो अभी की करंट की अगर हम सिचुएशन की बात करें, जो मोदी का जो अभी डिकेट हो गया पिछले साल, तो इनकी जो इंटरनल जो फैक्टर था जो फॉरेन पॉलिसी पे, वो विश्व गुरु, वर्ल्ड इज अ वन कंट्री, ये जो चल रहा था, ये इसका प्रभाव इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे हमें क्लियर तरीके से देखने को मिला था। उसके बाद डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, जैसे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग में अभी मेक इन इंडिया चल रहा है, तो मेक इन इंडिया के लिए हम फॉरेन जो एमएनसीज कंपनी है उसको अलाउ कर रहे हैं इंडिया में। यही फॉरेन पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है। मिलिट्री कैपेबिलिटी हो गया, मिलिट्री कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो हम फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, उसका S-400 रशिया से खरीद रहे हैं, तो हमारे फॉरेन इंटरेस्ट में ये आता है, क्योंकि हमारे पास अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है ना S-400 जैसी मिसाइल हम डेवलप करें। लेकिन आगे जाके होगा वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कमतरता है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम आने वाले वक्त में डेवलप करने वाले हैं। लेकिन अभी फुलफिल करने के लिए हमें फॉरेन पॉलिसी में मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फॉरेन पॉलिसी में वो मुद्दा रखना पड़ता है, इसलिए फॉरेन इंटरेस्ट में आता है वो हमारा, तो उसी को शामिल करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हमें कंसिडर करके फॉरेन पॉलिसी कंस्ट्रक्ट होती है। और एक्सटर्नल फैक्टर की अगर बात करें हम, तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, जैसे अभी वर्ल्ड इज अ ग्लोबलाइज, राइट? सो इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड every country is interconnected with another country. So in globalized world, we should concentrate on our needful things. Instead of moving towards bad thing, we should focus on our needful things. So इसी का perfect example अगर बात करें तो इंडिया इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिकॉज हम ना कोई यूक्रेन वॉर को साथ दे रहे, ना इसराइल और हमास का जो गाजा का वॉर चल रहा है तो उसको साथ दे रही है। हम हमारा ओन इंटरनेशनल फैक्टर को हम कंसिडर करके हमें जो फॉरेन नीड है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसको डेडिकेट करके हमारा एक ही एम है, ना हम इस पर फोकस करेंगे ना उस पर फोकस करेंगे, हमारी जो नीड है उस पर फोकस करेंगे। तो ये सब फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए फैक्टर्स है। तो हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो मैं इसको 6 ब्रॉड फेज में डिवाइड करूँगा, क्योंकि हर एक प्राइम मिनिस्टर का, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हर एक प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन पॉलिसी पे अपना अपना खुद का आइडियोलॉजी से उन्होंने खुद के एरा में उस फॉरेन पॉलिसी को शेप दिया है। तो फर्स्ट एरा की अगर हम बात करें तो वो ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट कह सकते हैं, जो स्टार्ट हुआ था 1947 से 62 तक। ये ऑप्टिमिस्टिक फेज़ हम कह सकते हैं फर्स्ट फेज़ को। जो नेहरू की जो आइडियोलॉजी थी वो ऑप्टिमिस्टिक थी, लेकिन उसको कह सकते हैं कि ब्लंडर भी किया है उसने। जैसे नेहरू के एरा में बाइपोलर वर्ल्ड था, बाइपोलर मतलब 2 सुपर पावर थी, यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर। तो यहाँ पे 2 सुपर पावर था, लेकिन जो ग्लोबल साउथ था, जिसको हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उसको प्रॉब्लम जा रही थी, क्योंकि हम अमेरिका के पास जाएंगे तो रशिया गुस्सा जाएगा, लेकिन हम रशिया के पास जाएंगे तो अमेरिका गुस्सा जाएगा। ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारी खुद की दुनिया बनाएंगे, हम उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, तो हमारी थर्ड खुद की दुनिया बनाएंगे, और उसी को कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेकिन उससे पहले हमें ये जो अमेरिका ब्लॉक है कोल्ड वॉर में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड की वाट लगा रही है अभी ये। मुझे तो लगता है आगे जाके जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ना, वो इसी की वजह से होगा। अमेरिका का सपोर्टर जो कंट्री है, इसको नाटो कहते हैं। ये सब कंट्रीज़ है नाटो में, जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है, और ये कनाडा और ये अमेरिका हो गया, ये सब कंट्रीज है नाटो में। उसके बाद जो रशियन सपोर्टर है, जिसको यूएसएसआर कहते थे, वास्को उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये सब कंट्रीज थी उसमें पहले, लेकिन वो बाद में जाके उसका ये हो गया था, यूएसएसआर अलग पार्ट में मतलब डिवाइड हो गया था, अलग अलग कंट्री हो गई थी उसकी। तो ये जो फिर हमने सोचा कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, तो हम हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उन्होंने इनिशिएट किया था, जो 4-5 कंट्रीज़ मिलकर, जिसमें हमारी इंडिया भी थी। थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है उसको, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इधर जाएंगे तो फंस जाएंगे ना, तो हमारी खुद की दुनिया हमने बना ली। तो ये खुद की दुनिया ये ऐसी है, इतने कंट्रीज़ है वहाँ पे, लेकिन कुछ काम की नहीं है ये कंट्रीज़। इंडिया के जब प्रॉब्लम आया था कोई भी सपोर्ट नहीं किया था, सिर्फ नाम की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये। इसके समिट भी नहीं होते अभी, बहुत साल बाद 215-20 साल के बाद कभी कभी देखने को मिलते हैं। हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी अभी, क्योंकि बाइपोलर में कन्वर्ट हो गया ना अभी। और सेकंड फेज़ की अगर हम बात करें तो सेकंड फेज़ में मैं अगले वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ सेकंड फेज़ का, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस पूरे फेज़ को अगर डिस्कस करूँगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं इस फेज़ को सेकंड वीडियो में कवर करने वाला हूँ।